हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द ट्रू बैंकर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल सीसीबी का मॉड्यूल सी का पार्ट 1 वर्किंग कैपिटल असेसमेंट। उसमें पहला टॉपिक है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल फ्रेंड क्या रहता है कि जो भी बिजनेस है उसको डे बाय डे एक्टिविटी के लिए जो फंड रिक्वायर रहता है उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। जैसे भी कि कोई बिजनेस है तो उसको रॉ मटेरियल परचेज के लिए, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहता है उसके लिए, वर्करों को सैलरी देने के लिए और जो मशीनरी है उसके जो मेंटेनेंस के लिए जो फंड रिक्वायर रहता है वो सब वर्किंग कैपिटल में आता है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट वन इज ग्रोस वर्किंग कैपिटल। तो जो भी बिजनेस का करंट असेट रहता है उसको ही ग्रोस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। करंट असेट में इंक्लूड होता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड, सन्ड्री डेप्टर, कैश एंड जो भी बिजनेस का बैंक बैलेंस है वो सब इसमें कवर होता है। सेकंड कॉन्सेप्ट है नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या है कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी जो बिजनेस की है उसका जो डिफरेंस है उसको नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। करंट एसेट में से आप करंट लायबिलिटी को डिडक्ट कर देंगे तो जो अमाउंट बचती है वही नेट वर्किंग कैपिटल आता है। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल गैप। तो वर्किंग कैपिटल गैप क्या रहता है कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग। जो बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए बोरो किया है उसको आपको करंट लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं करना है और इसको करंट एसेट में डिडक्ट कर देंगे तो आपको वर्किंग कैपिटल गैप मिल जाएगा। तो ये 3 टॉपिक है वो वर्किंग कैपिटल के एक इम्पोर्टेंट है कि ग्रोस वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट, नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल गैप मीन्स कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो जो बिजनेस को डे बाय डे एक्टिविटी के लिए जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है तो वो कहाँ से आ सकता है, उसके अलग अलग सोर्सेस है। तो उसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट वन इज क्रेडिट अवेलेबल ऑन परचेज। जब भी बिजनेस में फर्म और कंपनी रॉ मटेरियल परचेज करती है तो उसमें सम क्रेडिट पीरियड सप्लायर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो रॉ मटेरियल क्रेडिट पे परचेज किया है वो एक वर्किंग कैपिटल का सोर्स ही होता है। सेकंड है शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग। बैंक में से शॉर्ट टर्म के लिए जो भी लोन ली है जैसे कि कैश क्रेडिट लोन। थर्ड वन इज सरप्लस ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स ओवर लॉन्ग टर्म यूजेज। जो भी लॉन्ग टर्म फंड बिजनेस के पास अवेलेबल है जैसे कि कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग फॉर बैंक एंड रिलेटिव ETC, उसको हम अपने लॉन्ग टर्म यूज जैसे कि परचेज और मशीनरी, प्लॉट है एंड प्रोजेक्ट लोन के लिए यूज़ करती है। उसके यूज़ करने के बाद भी जो लॉन्ग टर्म फंड सरप्लस बचता है तो उसको बिजनेस में वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ किया जा सकता है। एंड लास्ट वन इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग। फर्म और कंपनी अपने जो भी फ्रेंड एंड रिलेटिव है उससे जो अनसिक्योर लोन लेती है वो इसमें कवर होती है जो वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अभी जो बिजनेस है उसको कितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसके असेसमेंट के लिए 3 मेथड यूज़ होती है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम के अंदर करीबन 5 to 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। और एडिशनली फ्रेंड्स हमने 3 मॉक टेस्ट तैयार किए हैं स्पेशली फॉर CCB जो करंट अभी एग्ज़ाम का सिलेबस है और डिफ़िकल्टी लेवल है उसके बेस पे। उसमें हमने बहुत सारे केस स्टडी भी इंक्लूड किए हैं और जिसका सॉल्यूशन भी हमने प्रोवाइड किया है कि किस तरह से उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, जिसको आप हमारी वेबसाइट पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक भी हम इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जो आपको एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो वर्किंग कैपिटल असेसमेंट की सबसे पहले मेथड देखते हैं टर्नओवर मेथड।
टर्नओवर मेथड वो नेम इटसेल्फ इंडिकेट करता है कि टर्नओवर, तो ये मेथड जो भी बिजनेस है उसका टर्नओवर के बेस पे वर्क करती है। ये जो मेथड है वो नायक कमेटी ने रिकमेंड की हुई है। तो फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल क्रेडिट लिमिट अप टू ₹5 करोड़, जो भी बिजनेस है उसको वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ तक की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए ये मेथड यूज़ की जाती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बोरोवर विल बी 25% ऑफ द प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर। टर्नओवर मेथड के मुताबिक जो भी बिजनेस है उसका जो प्रोजेक्टेड टर्नओवर है उसका 25% उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायर रहती है। तो मानो कि आपका कोई बिजनेस है तो उसका 100 लाख टर्नओवर है, तो उसके लिए आपको 25% मीन 25 लाख वर्किंग कैपिटल रिक्वायर रहता है। सेकंड इज 20% ऑफ द प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर शुड बी प्रोवाइडेड बाय द बैंक। जो 20% वर्किंग कैपिटल प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर का रिक्वायर रहता है उसमें से 20% जो है वो बैंक फाइनेंस करती है। एंड रिमेन 5% ऑफ द प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर शुड बी प्रोवाइडेड बाय द बोरोवर। एंड जो 25% में से 20% तो बैंक फाइनेंस करती है, पर जो 5% है वो बोरोवर को मार्जिन के रूप में प्रोवाइड करना पड़ता है। मीन्स कि 20% मार्जिन बोरोवर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है फॉर वर्किंग कैपिटल। उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा कि प्रोजेक्टेड टर्नओवर ऑफ एबीसी कंपनी इज ₹200 लाख। एबीसी एक कंपनी है जिसका एनुअल प्रोजेक्टेड टर्नओवर है वो 200 लाख है। तो अभी इसमें क्या है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 25%। टर्नओवर मेथड के मुताबिक आपको जो भी बिजनेस का एनुअल टर्नओवर है उसका 25% वर्किंग कैपिटल रिक्वायर रहता है। तो 25% ऑफ 200 लाख इज ₹50 लाख। तो ₹50 लाख वो एबीसी कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायर रहेगा। इसमें से बैंक फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल 20%। तो 20% ऑफ 200 लाख इज ₹40 लाख। तो ₹50 लाख का जो वर्किंग कैपिटल एबीसी कंपनी को रिक्वायर है उसमें से ₹40 लाख बैंक फाइनेंस करेगी। एंड बोरोवर मार्जिन रिक्वायर 5% ऑफ एनुअल टर्नओवर इज 5% ऑफ 200 लाख मीन्स ₹10 लाख। तो जो 10 लाख है वो बोरोवर के तरफ से वर्किंग कैपिटल के लिए मार्जिन में रखे जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ कि जो टर्नओवर के मेथड के मुताबिक एबीसी कंपनी को 200 लाख का टर्नओवर था, इसमें 50 लाख रुपीज़ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर रहती है, उसमें 40 लाख बैंक फाइनेंस करेगी एंड 10 लाख रुपीज़ मार्जिन बोरोवर की तरफ से अरेंज किया जाएगा। तो ये पूरी थी टर्नओवर मेथड। अभी नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड MPBF। MPBF मेथड है वो टंडन कमेटी ने रिकमेंड की हुई है। उसको फर्दरली 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम एक एग्जांपल लेके ही समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसमें फर्स्ट टाइप है फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग, सेकंड टाइप है सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग एंड थर्ड टाइप है थर्ड मेथड ऑफ लेंडिंग। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग। तो MPBF की जो फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग है इसमें क्या रहता है कि फर्स्ट तो आपको करंट असेट, जो टोटल करंट असेट बैलेंस शीट में दी है वो आपको डिराइव करनी है। हमने एग्जाम्पल के तौर से बैलेंस शीट के अंदर 200 करंट असेट दिखाई दी है, वो ले लिए। बाद में आपको क्या करना है कि लेस करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग, और बैलेंस शीट के अंदर जो करंट लायबिलिटी दिखाई दी है उसके अंदर आपको बैंक बोरोइंग इंक्लूड नहीं करना है एंड अदर जो करंट लायबिलिटी है वो ले लेनी है। तो वो मानो कि 100 है। तो वर्किंग कैपिटल गैप क्या रहेगा, हमने सबसे पहले देखा था कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग मीन्स वर्किंग कैपिटल गैप। तो वर्किंग कैपिटल गैप जो 200 है उसमें से 100
करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग है वो डिडक्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 100। अभी फर्स्ट मेथड के मुताबिक आपको लेस करना है 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप। तो आपको जो वर्किंग कैपिटल गैप मिला है उसका 25% लेना है। तो 100 का 25% मीन्स 25। तो ये जो 25 है वो आपको वर्किंग कैपिटल गैप में से डिडक्ट कर देना है। तो 100 में से 25 डिडक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 75। तो जो MPBF की फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग है उसके मुताबिक बिजनेस को 75 रुपीज़ का वर्किंग कैपिटल रिक्वायर रहता है। अभी सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग उसके अंदर भी आपको क्या करना है, पहले तो करंट असेट जो टोटल करंट असेट है वो ले लेनी है 200, इसमें से लेस करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग। तो आपको वर्किंग कैपिटल गैप तो मिल जाएगा पहले 100 और इसमें आपको जो लेस करना है 25% ऑफ टोटल करंट असेट। जो टोटल करंट असेट है उसका 25% लेना है। जो आपने फर्स्ट मेथड के अंदर 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप का लिया होता और सेकंड मेथड के अंदर आपको 25% टोटल करंट असेट का लेना है। तो टोटल करंट असेट हमारी 200 है तो लेस 25% ऑफ टोटल करंट असेट, जो 25% ऑफ 200 मीन्स 50। तो 50 को हम वर्किंग कैपिटल गैप में से डिडक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 50। तो सेकंड मेथड जो MPBF की है उसके मुताबिक बिजनेस को 50 रुपीज़ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर रहता है। थर्ड मेथड ऑफ लेंडिंग, थर्ड मेथड ऑफ लेंडिंग में आपको क्या करना है, करंट एसेट तो पहले जो टोटल करंट एसेट है वो तो आपको ले लेनी है 200। इसमें से आपको क्या करना है कि जो बैलेंस शीट में कोर करंट एसेट दिखाई है वो आपको इसमें से डिडक्ट कर देना है तो आपको रियल करंट एसेट मिल जाएगी। तो कोर करंट एसेट मानो कि 50 बताई हुई है बैलेंस शीट में तो आपको डिडक्ट कर देना है तो आपको मिल जाएगा 150 रियल करंट एसेट। इसके अंदर से आपको जो करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग है वो डिडक्ट कर देना है तो वर्किंग कैपिटल गैप मिल जाता है 50। अभी आपको क्या करना है, जो लेस करना है 25% ऑफ रियल करंट एसेट का लेना है। तो रियल करंट एसेट 150 थी उसका 25% लेंगे तो वो मिलता है 37.5। तो 37.5 को आपको वर्किंग कैपिटल गैप में से डिडक्ट कर देना है तो आपको मिल जाएगा 12.5 वर्किंग कैपिटल। तो जो MPBF की थर्ड मेथड ऑफ लेंडिंग है उसके मुताबिक बिजनेस को 12.5 रुपीज़ का वर्किंग कैपिटल रिक्वायर है। तो आप तीनों ही मेथड में क्या डिफरेंस है एक बार फिर से समझ लो। इसमें सबसे पहले तो आपको वर्किंग कैपिटल गैप निकाल देना है और जो लेस करना है 25% वो वर्किंग कैपिटल गैप का करना है इन फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग। जबकि सेकंड मेथड में आपको जो लेस 25% करना है वो टोटल करंट एसेट का लेना है और जो थर्ड मेथड है उसमें आपको 25% जो लेस करना है वो रियल करंट एसेट का लेना है। और सेकंड थिंग कि जो वर्किंग कैपिटल गैप आप निकाल रहे हो उसके अंदर भी जो करंट एसेट कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी रियल करंट एसेट आपको लेनी है। तो आप ये तीनों जो मेथड है इसमें क्या डिफरेंस है वो क्लियर कर लो। तो ये मेथड थी MPBF। थर्ड मेथड है कैश बजट मेथड। कैश बजट मेथड में क्या रहता है कि जो फंड का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है वो कैश बजट स्टेटमेंट में से निकाला जाता है और इसमें जो डिफरेंस रहता है वो निकाला जाता है। मानो कि जो फंड का इनफ्लो है उससे कितना आउटफ्लो ज़्यादा है तो आउटफ्लो माइनस इनफ्लो करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा उतना वर्किंग कैपिटल बिजनेस को रिक्वायर रहता है। तो ये फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल एक्सेस ऑफ ₹5 करोड़। जब भी बिजनेस को वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट रहती है तब भी कैश बजट मेथड का यूज़ किया जाता है। एंड कैश बजट मेथड suited to unit dealing in seasonal product, construction activity and other order based activity। जो बिजनेस सीजनल प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के साथ एंड ऑर्डर बेस्ड जो एक्टिविटी के साथ करते हैं उनके लिए कैश बजट मेथड बहुत सूटेबल है। मोर कस्टमर फ्रेंडली पीक लेवल कैश डेफिसिट वर्किंग कैपिटल लिमिट प्रोवाइडेड। ये कस्टमर फ्रेंडली मेथड है क्योंकि इसमें क्या रहता है कि जो एनुअली
कैश बजट स्टेटमेंट लिया जाता है उसमें जो मैक्सिमम डिफरेंस रहता है इनफ्लो और आउटफ्लो का, उतनी वर्किंग कैपिटल लिमिट प्रोवाइड की जाती है। तो बिजनेस को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल मिलती है इस मेथड से, इसलिए ये कस्टमर फ्रेंडली है। द कैश बजट स्टेटमेंट वुड कंप्रोमाइज ऑफ प्रोजेक्टेड रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ ऑन अकाउंट ऑफ। जो कैश बजट स्टेटमेंट बनाया जाता है उसके अंदर जो प्रोजेक्टेड रिसिप्ट और पेमेंट जो नेक्स्ट 12 मंथ की रहती है उसके अंदर कौन कौन से अकाउंट इंक्लूड होते हैं। तो इसमें फर्स्ट है बिजनेस ऑपरेशंस, जो भी फर्म और कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन है, जो सेल है, परचेज है, वो सब डेटा इसके अंदर लिए जाते हैं। सेकंड थिंग है नॉन बिजनेस ऑपरेशन। नॉन बिजनेस ऑपरेशन के अंदर जो भी नॉन बिजनेस एक्टिविटी की इनकम रहती है, जैसे कि डिविडेंड रहता है एंड अदर जो भी इन्वेस्टमेंट रहता है, वो सब इसमें कवर होते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अंदर जो भी इनफ्लो और आउटफ्लो रहता है उसका स्टेटमेंट लिया जाता है। एंड सन्ड्री आइटम, सन्ड्री आइटम जैसे कि टैक्स का पेमेंट करना है एंड टैक्स के अंदर जो आपको रिफंड मिला है वो सब इसमें कवर होता है। तो ये थी वर्किंग कैपिटल असेसमेंट की थर्ड मेथड, कैश बजट मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ इनएडेक्वेट वर्किंग कैपिटल। जब भी बिजनेस को सफिशिएंट वर्क कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाता तो इसकी इम्पैक्ट क्या रहती है वो हम वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट है नॉट यूटिलाइज फुल्ली प्रोडक्शन कैपेसिटी रिक्वायर वर्किंग कैपिटल। जब भी बिजनेस के पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल नहीं है तो वो सफिशिएंटली जो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है वो परचेज नहीं कर पाएगा। अगर उसके पास मशीनरी, मैन पावर भी अवेलेबल है तो भी वो सफिशिएंटली रॉ मटेरियल परचेज नहीं करेगा, तो उसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं होगी, वो अंडर यूटिलाइज होती है। सेकंड है नॉट एबल टू टेक कैश डिस्काउंट फैसिलिटी। कैश डिस्काउंट फैसिलिटी में क्या रहता है कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, वो कैश दे के परचेज करते हो तो आपको सम प्राइस के अंदर डिस्काउंट मिलता है। जब भी आपके पास वर्किंग कैपिटल है, वो जो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो उसमें आप कैश डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हो, पर अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है तो आप वो कैश डिस्काउंट की फैसिलिटी का बेनिफिट नहीं ले पाते हो। नेक्स्ट है नॉट एबल टू टेक एडवांटेजेस ऑफ प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इनएडेक्वेट वर्किंग कैपिटल होने से पहले तो आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं होती, सेकंड आप कैश डिस्काउंट भी नहीं ले पाते, तो ये सब का इफेक्ट आपके जो बिजनेस है उसको प्रॉफिटेबिलिटी पर होता है। इस चीज़ से आपकी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट है बोरो फंड एट एक्सॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब भी आपके पास वर्किंग कैपिटल फुल नहीं है, बैंक के द्वारा प्रोवाइड नहीं की जाती, तो वो बिजनेस क्या करेगा कि जो रिलेटिव है और जहाँ से फंड मिलता है वहाँ से एक्सेस रेट देके भी वो फंड परचेज करेगा, तो उसको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट है लो लिक्विडिटी इम्पैक्ट ऑन सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस। जब भी सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल बिजनेस के पास नहीं है तो उसका जो कैश फ्लो और फंड फ्लो जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता, तो इससे बिजनेस की जो सॉल्वेंसी है उस पर इसकी इम्पैक्ट पड़ती है। ऑपरेटिंग इनएफिशिएंसी डिफ़िकल्ट टू मीट डे टू डे कमिटमेंट। तो बिजनेस के जो डे बाय डे कमिटमेंट रहते हैं, जो फंड डे बाय डे प्रोवाइड करना रहता है, वो इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल की वजह से प्रोवाइड नहीं कर पाता। नेक्स्ट है फिक्स्ड असेट आर नॉट एफिशिएंटली यूटिलाइज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्लम्प्स। जब भी बिजनेस के पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल नहीं है तो उससे क्या रहता है कि उसके पास जो भी मशीनरी है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका फुल्ली यूटिलाइज नहीं होगा, तो जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पे पर जो कंपनी को रिटर्न मिलना चाहिए वो डिक्रीज होगा। एंड लास्ट है फर्म लॉस इट्स रेपुटेशन। ओवरऑल क्या रहता है कि जब भी सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल बिजनेस के पास नहीं है तो जो डे बाय डे की कमिटमेंट है वो बिजनेस प्रोवाइड नहीं कर पाता, जिससे इसमें उसका जो मार्केट में नाम है ख़राब होता है
ओवरऑल जो बिजनेस की रेपुटेशन है वो डिक्रीज होगी। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर क्या रहता है कि जो कॉरपोरेट है, प्राइमरी डीलर है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो उसको इश्यू करके मार्केट में से मनी कलेक्ट कर सकते हैं। तो कॉमर्शियल पेपर वो है अनसिक्योर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इश्यू इन फॉर्म ऑफ द प्रोमिसरी नोट। कॉमर्शियल पेपर वो एक अनसिक्योर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है इन फॉर्म ऑफ द प्रोमिसरी नोट, जिसकी वजह से कॉरपोरेट मार्केट में से मनी कलेक्ट करते हैं। कॉरपोरेट, प्राइमरी डीलर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आर एलिजिबल टू इश्यू कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर ओनली कॉरपोरेट, प्राइमरी डीलर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इश्यू कर सकती है। एंड कॉमर्शियल पेपर कैन बी इश्यू फॉर 7 days to 1 year। जो कॉमर्शियल पेपर रहता है वो 7 days to 1 year का ही रहता है। कॉमर्शियल पेपर कैन बी इश्यू फॉर मिनिमम ऑफ ₹5 lakh एंड मल्टीपल्स देयर ऑफ। जो भी कॉमर्शियल पेपर रहता है वो मिनिमम तो ₹5 lakh का रहता है और 5 लाख के मल्टीपल में रहता है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, इस तरह से। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट फॉर इश्यू कॉमर्शियल पेपर कॉरपोरेट। जो कॉरपोरेट बॉडी है उनको कॉमर्शियल पेपर इश्यू करना है तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट रहती है उसको हम 1 by 1 देखते हैं। तो फर्स्ट है नेट वर्थ नॉट बिलो ₹4 करोड़। तो जो भी कॉरपोरेट है उसकी नेट वर्थ 4 करोड़ से बिलो नहीं होनी चाहिए, मीन्स कि 4 करोड़ से ज़्यादा नेट वर्थ रिक्वायर रहती है। नेक्स्ट है अवेल वर्किंग कैपिटल लिमिट बाय बैंक। जो भी कॉरपोरेट है वो बैंक में से वर्किंग कैपिटल लिमिट की फैसिलिटी अवेल होनी चाहिए। एंड लास्ट है स्टैंडर्ड एसेट क्लासिफिकेशन। बैंक के अंदर जो भी कॉरपोरेट का अकाउंट है वो स्टैंडर्ड एसेट के अंदर क्लासीफाई होना चाहिए। तो ये पूरा था कॉमर्शियल पेपर की इंफॉर्मेशन। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and best of luck for your exam।